प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी 36,200 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने यूपी में 300 से ज्यादा सीटों के साथ जीत का दम भरा। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश भर से इस रैली में निषाद समाज के लोग आए हैं। ये बताता है कि 2022 में यूपी में 300 पार के साथ बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश की पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी की सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में सारे माफिया पलायन कर गए हैं। सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बचाव किया है। शफीकुर रहमान की विवादित बोल पर मचे हंगामे के बीच अखिलेश यादव ने उन्हें बुजुर्ग बताया और ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बुजुर्ग शख्स को मीडिया वाले कुरेदते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां ज्यादा आवारगी करेंगी। वो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उनसे कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का हमला जारी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से तालिबानी मानसिकता के लोग बहुत परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा हमेशा से महिला विरोधी रही है। वहीं योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि किसकी विचारधारा अनुशासन की है और किसकी आवारगी की। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार के बयान पर हंगामे के बाद प्रियंका गांधी ने भी इसे शर्मनाक बताया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं के.आर. रमेश कुमार के बयान की निंदा करती हूँ। ये समझ से बाहर है कि कोई इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है। ये माफी के लायक नहीं है। रेप जघन्य अपराध है। के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटे रहिए और मजे लीजिए। हालांकि इस बयान पर हंगामा होने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के गठबंधन पर मुहर लग गई है। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज हुई बातचीत में मैं कह सकता हूं कि ये तय है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर सही समय पर जानकारी दी जाएगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। सीट बंटवारे पर फैसला सीट टू सीट के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें जीत ही प्राथमिकता होगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 40 केस हो गए हैं। पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 113 केस मिले हैं। अब तक 12 प्रदेशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 केस हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने कोविड-19 के प्रतिबंधों को 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत बार और रेस्टोरेंट संचालित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों पर पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया है। ईडी की पूछताछ में सुकेश ने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ कनेक्शन होने की बात कबूली है। सुकेश ने ईडी को बताया है कि वो श्रद्धा कपूर को 2015 से जानता है। उसने एनसीबी के केस में श्रद्धा कपूर की मदद भी की थी। इसके साथ सुकेश चंद्रशेखर ने शिल्पा शेट्टी को अपना दोस्त बताया। साथ ही ये भी कहा कि उसने राज कुंद्रा की जेल से रिहाई को लेकर शिल्पा शेट्टी से संपर्क किया था। हालांकि आधिकारिक सूत्र चंद्रशेखर के इन दावों को गलत बता रहे हैं। दिल्ली में आज से 6ठी क्लास से स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद लिया। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। अभी 6ठी क्लास तक के स्कूल खोलने पर फैसला हुआ है, जबकि 5वीं क्लास तक के स्कूल 27 दिसंबर से खुलेंगे। बीते दिनों दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण बढ़ने के बाद राजधानी के स्कूल बंद करने का फैसला हुआ था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को डबल झटका दिया है।
आयोग ने शुक्रवार को अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच साल 2019 में हुई डील को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डील की अनुमति लेने के लिए अहम जानकारियां छिपाने को लेकर अमेजॉन पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली में 14 दिसंबर की एक वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश घर में घुसकर तांडव कर रहे हैं। बदमाशों ने एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ को फ्लैट में बंधक बनाने के बाद लूटपाट की। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके सरोजनी नगर में प्राइवेट कंपनी के सीईओ के फ्लैट में डोरबेल बजाकर जबरन घुसे बदमाश फिर हथियार के दम पर डराया और मारपीट की। सीकर में एक पुरानी 50 लाख की लूट और मर्डर के केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिसंबर को घर से 50 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की लूट कर सास बहू के मर्डर मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लूटी हुई नकदी और जेवरात की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। मुखबिर की सूचना पर गांव के ही रहने वाले गोपाल सिंह को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ में उसने कई नाम बताए, जिसके बाद अलग अलग टीमों ने बाकी साथियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर करीब 10 बदमाशों ने शराब कारोबारी को अंबाला हिसार हाईवे पर घेरकर लाठी डंडे और तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब कारोबारी पर हुए जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। गोंडा जिले के एक डिग्री कॉलेज से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कॉलेज में पढ़ने वाले 2 लड़कों की क्लासरूम में हाथों में अवैध तमंचा लिए तस्वीरें खिंचवाई, जिसको किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और अवैध असलाहा जब्त कर लिया। बोकारो जिला के एक निजी नर्सिंग होम पर रंगदारी नहीं देने पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 सिक्सर, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। 5 दिसंबर की शाम इन अपराधियों ने नर्सिंग होम के स्टाफ को टारगेट कर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान हुई। भारत फ्रांस के बीच हर साल होने वाले रक्षा वार्ता के लिए दिल्ली आई फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। फ्लोरेंस का लगातार 3रा सालाना दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रक्षा सौदे पर हुई अहम बातचीत। भारत फ्रांस के बीच 2016 में हुआ था करीब 9 अरब डॉलर का राफेल सौदा। हांगकांग में नए चुनावी नियमों के तहत संसदीय चुनाव। रविवार को होगा मतदान। चुनावी नियमों में बदलाव के बाद हांगकांग के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने को लेकर बढ़ाई गई शक्तियां। 2019 में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद बदले गए चुनाव नियम। चिली में चुनाव में बढ़ सकती है राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की मुश्किलें। मुख्य विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार जोस एंटिनो कास्ट की चुनावी रैली में समर्थकों का भारी हुजूम। राजधानी सैंटियागो में लंबे अरसे से जारी है मौजूदा राष्ट्रपति पिनेरा के खिलाफ आंदोलन। जापान में पश्चिमी शहर का ओकासा में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की दर्दनाक मौत। 8 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर एंटरटेनमेंट एरिया में लगी आग में झुलसे अन्य 23 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के तंजानिया में बाउंसी कासल हादसे में मारे गए बच्चों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। स्कूल के फेयरवेल में बाउंसी कासल पर खेल रहे बच्चे हुए थे हादसे का शिकार। 5 बच्चों की हुई थी दर्दनाक मौत। तेज हवा के झोंके के चलते हवा में उठ गया था बाउंसी कासल, जिससे बच्चों के गिरने से हुआ हादसा। जापान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला हुआ दर्ज। एक महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन का पता चला। कैबिनेट ने न्यूज कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। संदिग्ध लोगों की भी हो रही है जांच। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पहली बार दर्ज हुए 2200 से ज्यादा नए मामले। 215 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। इससे पहले सितंबर में एक दिन में दर्ज हुए थे 1700 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले। ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में HSBC बैंक पर $8 करोड़ का जुर्माना। ब्रिटेन के फाइनेंशियल रेगुलेशन FCA ने लगाया जुर्माना। इससे पहले आर्थिक धांधली में HSBC की सहयोगी रिटेल कंपनी नेटवेस्ट पर भी लगा था £26 करोड़ का जुर्माना। बोस्निया की राजधानी सराजेवो में आयोजित फैशन शो में दिखी शरणार्थी कलाकारी का रंग। सिटी हॉल में शरणार्थियों के हाथों से बने आभूषण पहने दिखी मॉडल्स ने किया रैंप वॉक। EU में एक रिपोर्ट के मुताबिक बोस्निया में रहने वाले 4000 शरणार्थी बोस्निया में 19 सितंबर को मनाया जाता है प्रवासी दिवस।